I. The person who removes a mountain begins by carrying away small stones. Today is 4th of May 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. क्विज नंबर 9 ज्योग्राफी के आंसर्स हैं. ट्रॉपिकल साइक्लोन हरिकेन है कैरेबियन सी में, टाइफून है जापान में, सो सी. सेकेंड क्वेश्चन में प्लांटेशन होता है जहां पे लार्ज होल्डिंग और एक कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है. नीदर वन नॉर टू बिकॉज ओल्डर अलूवियम इज भांगर, यंगर अलूवियम इज खातर. अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ और मन्नार में कोरल रीफ्स हैं बट सुंदरबंस में नहीं है. जहाँ रिवर का माउथ है, ओपनिंग है, वहाँ यूजुअली कोरल रीफ्स नहीं होती है, फ्रेश वाटर. देन कैनरी करंट एक कोल्ड करंट है, कुरोशो करंट एक वार्म करंट है. बोथ आर ट्रू. सो ये आंसर्स हैं यस्टरडेज क्वेश्चंस. आज के सवाल हैं राज्यसभा में कौन सा मेंबर राज्यसभा का है बट कैन स्पीक बोथ इन राज्यसभा एंड लोकसभा. देन सेकंड क्वेश्चन है जनरल इलेक्शन में लोकसभा में फर्स्ट सेशन में स्पीकर कैसे इलेक्ट होता है, हु प्रिसाइड्स ओवर द फर्स्ट सेशन. थर्ड क्वेश्चन है फ्रीडम प्रोवाइडेड टू द इंडियन सिटीजन्स अंडर आर्टिकल 19 क्या क्या है. ये मैंने ऑलरेडी अभी शेयर कर दिया है, इसको आप हायर रेजोल्यूशन पे टेलीग्राम में देखना एंड आंसर योर कमेंट में यू कैन सबमिट योर आंसर्स कमेंट सेक्शन में. वाइस प्रेसिडेंट पे ये सवाल है ऑफिस रेजोल्यूशन कहाँ इनिशिएट होता है, रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट. एंड देन रिकॉग्नाइज होने के लिए स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज एन ओपोजिशन ग्रुप होने के लिए लोकसभा में कितने मेंबर्स होने चाहिए ओपोजिशन पार्टी के लिए. सो ये 5 सवाल है पॉलिटी के आज के. वोकैबुलरी है फ्रेटिंग मतलब होता है बेचैन रहना. वरी एंशियस, एंटोनिम होगा काम कूल ईजी, तो काम कूल ईजी रहना है इन द मंथ ऑफ मे. अप्रेंटिस का मतलब होता है शिक्षु, अ पर्सन हु इज लर्निंग अ ट्रेड विदाउट अ स्किल्ड विद फ्रॉम अ स्किल्ड एम्प्लॉयर जैसे रेलवेज में अप्रेंटिसशिप होती है. गिडी का मतलब होता है दिस सेंसेशन ऑफ लाइक टेंडेंसी टू फॉल, समर्स में अक्सर ऐसा होता है, हीट स्ट्रोक. हैप्लेस का मतलब होता है बदकिस्मत, स्पेशली ऑफ अ पर्सन अनफॉर्चुनेट. LA मीन्स गली, न्यूयॉर्क की गली, चांदनी चौक की गली, अ नैरो पैसेज वे बिटवीन और बिहाइंड बिल्डिंग्स. ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है. 4th ऑफ मे के ये 2 सवाल हैं. इकोनॉमिक सर्वे मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा, लास्ट 2 डेज से थोड़ा टाइम नहीं मिला, इसको मैं स्पीड अप करता हूँ. चैप्टर 1 जो है इसकी समरी आप प्रिपेयर करो, इकोनॉमिक सर्वे. विद इन 10 डेज ये इकोनॉमिक सर्वे हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ ही इकोनॉमी का एक मेजर पोर्शन आपका, क्योंकि इसमें स्कीम्स वगैरह भी हैं, सब कंप्लीट हो जाएगा. ओके, चैप्टर नंबर 5 तक मैंने PDF शेयर कर दिया है टेलीग्राम पे, हैव अ लुक. चैप्टर 1 का आपको समरी बनाना है. देन ज्योग्राफी ऑफ अरेबियन पेनिनसुला इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये 2 सवाल हैं. इसके साथ ही CSET के भी ये 2 क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं. CSET का पहला एक पजल है और दूसरा RC है. ये पजल और ये RC ट्राई टू सॉल्व, दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट CSET का पोर्शन कवर करने के लिए. बाकी जो वो 32 वीडियोस हैं वो आप एक बार ज़रूर देख लेना, उससे CSET का सारा बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे. टेलीग्राम में हम डेली 10 MCQ ले रहे हैं, इसका ये कंपाइलेशन मैं आपसे शेयर कर दूंगा. 3rd ऑफ मे, 4th ऑफ मे, 5th का भी आई विल शेयर. नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर. मीनवाइल कल फर्स्ट सेशन हुआ था गूगल ग्रुप मीट का, इट वॉज ऑसम. गूगल का इसमें ऑल्दो जो लिमिटेशंस आ रहे हैं, आप कितने मेंबर्स यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, आई एम लुकिंग इनटू दिस, इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे और एफिशिएंटली कंडक्ट करेंगे. अगर ये मीट मिस हो गया है तो डो नॉट वरी, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, हम एक और मीट सेपरेटली कंडक्ट कर लेंगे. ऑलराइट. प्लस एक और चीज़ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बताया आफ्टर दिस मीट कि 30 डेज़ में हमें कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना चाहिए. हम प्राइमरली जो इतने टाइम से स्ट्रैटेजी फॉलो किया है हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. आइडिया है नया पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन करना, तो हम एफिशिएंटली ही कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे कि रिवीजन कैसे क्विकली हो पाए. रिवीजन बिकॉज ज़्यादा फोकस रिवीजन पे, कुछ नया नहीं पढ़ना है, नया पढ़ने पे स्ट्रेस बहुत होता है. द आइडिया इज़ टू रिवाइज और ये 30 डेज स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज़रूरी है. ओके. प्लस मोस्ट ऑफ यू वांट इंडिविजुअल सेशंस, तो इंडिविजुअल सेशंस भी कंटिन्यू रहेंगे. ओके. ऐसा नहीं है कि ग्रुप है तो इंडिविजुअल्स ओवर हो गए, नो.
इंडिविजुअल सेशंस कंटिन्यू रहेंगे, ये क्योंकि ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं और ज़्यादा पर्सनलाइज्ड होते हैं, सो इसको प्रायोरिटी में ही रखेंगे हम। बाकी ग्रुप मीट को और कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं विल डिसाइड। ओके, सो ये अभी का सॉल्यूशन है। नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर। So this is the Hindu newspaper. Actually I'm recording this video second time. First जो recording हुआ उसमें माइक ऑफ हो गया था, वर्क नहीं किया और साउंड ही नहीं है, सो मैं इसलिए इसको 7 AM पे पोस्ट नहीं कर पाया। अब मैं फिर से इसको सेकेंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ओके, सो अप्रैल एक्सपोर्ट्स क्रॉस $38 बिलियन, डेफिसिट वाइडन। सी, एक्सपोर्ट बढ़ा है पर साथ ही साथ डेफिसिट भी वाइडन हुआ है। डेफिसिट मतलब इंपोर्ट भी एक्चुअली बढ़ गया, तो ओवरऑल इंपोर्ट बढ़ गया, एक्सपोर्ट कम है, तो डेफिसिट भी वाइडन हुआ है। इट इज़ गुड, एक्सपोर्ट बढ़ा है बट साथ ही साथ इंपोर्ट भी बढ़ा है, तो डेफिसिट वाइडन हुआ है। आउटबाउंड शिपमेंट भी स्लिप हुआ है 9.5% फ्रॉम मार्च 2022 लेवल्स। ये जो न्यूज़ आती है ना, इस न्यूज़ में हमें नंबर्स में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, हमें टेंडेंसी में जाना चाहिए, डायरेक्शन में जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। जैसे एक्सपोर्ट बढ़ा या इंपोर्ट बढ़ा या डेफिसिट बढ़ा, लाइक दैट। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है, वोकैबुलरी। ट्रेड डेफिसिट इस तरीके से एक्सपैंड हो गया है इतना 18.5 से, क्योंकि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गोल्ड का इंपोर्ट थैंकफुली कम हुआ है, वरना इंडिया की रेपुटेशन अच्छी नहीं है, हम बहुत गोल्ड इंपोर्ट करते हैं और इससे बजट में, फिस्कल डेफिसिट में भी इम्पैक्ट होता है और दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी होती है। गोल्ड इंपोर्ट, तो गोल्ड इंपोर्ट तो कम हुआ बट कोल का इंपोर्ट डबल हो गया है। साथ ही साथ जो पेट्रोलियम इंपोर्ट है वो बढ़ गया है, क्रूड का प्राइस बढ़ गया, तो वो जो अमाउंट तो 100 लीटर ही है बट अब उसका प्राइस बढ़ गया, तो वो वॉल्यूम जो पैसा है वैल्यू बढ़ गया, तो इसके कारण इंपोर्ट बिल्स हमारे बढ़ गए। तो ये सबसे ज़्यादा सेक्शन है इंपोर्ट बिल्स में। देन इंडिया का ट्रेड डेफिसिट भी इतना हो गया है। आईसीआरए चीफ इकोनॉमिस्ट है अदिति नायर, आपने बताया कि हायर ऑयल इंपोर्ट जो है ये एंटायरली रेस्पॉन्सिबल है। तो अब एमसीक्यू कैसे आएगा, नंबर्स पे नहीं आता, एमसीक्यू ऐसा आएगा कि किस रीज़न के कारण हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो इतना बढ़ा। तो रीज़न क्या है, हायर ऑयल इंपोर्ट एंटायरली रेस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रेड डेफिसिट जो इतना हुआ। कमोडिटी प्राइस एक और टेंशन है क्योंकि उसका यूक्रेन का वॉर का फॉल आउट है। अब क्या हुआ, देयर वाज अ शिफ्ट इन इट्स कंपोजिशन। गोल्ड इंपोर्ट कम हुआ है बट वो ऑफसेट हो गया नॉन ऑयल नॉन गोल्ड इंपोर्ट, जैसे कि कोल, केमिकल, इन चीज़ों का इंपोर्ट बढ़ गया। तो ऑल दो गोल्ड इंपोर्ट में पैसे बचे बट यहाँ ज़्यादा पैसे खर्च हो गए, तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। कमोडिटी की प्राइस भी बढ़ रही है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से, तो ये एक कॉज ऑफ वरी है। बाकी अगर हम देखें एक्सपोर्ट क्या करते हैं, तो हम ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं जो डिप हुआ है, ऑल्दो जो यूएई है इसके साथ अभी पैक्ट हो रहा है। इंडिया का ये जो ज्वेलरी सेक्टर है ये बूम होने वाला है अभी। मोस्ट एक्सपोर्टेड कमोडिटी पेट्रोलियम है, इंजीनियरिंग गुड्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है। बस ये तीन नाम याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। एक्चुअली हम बड़े स्मार्ट हैं, हम क्रूड ऑयल को बुलाते हैं, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह करके रेडी करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और फिर उसको वापस एक्सपोर्ट कर देते हैं। सिमिलरली जेम्स एंड ज्वेलरी में भी हम डायमंड्स वगैरह बुलाते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और उसको वापस एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इसलिए ये आइटम्स एक्सपोर्ट में है, पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी। देन कोल एंड कोक, पेट्रोलियम, क्रूड एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मेजर मोस्ट इंपोर्टेड कमोडिटी है। तो ये तीन नाम याद रखने हैं एक्सपोर्ट के, कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिक इंपोर्ट के हैं। ओके, सो ये तो हुआ फर्स्ट न्यूज़, 38 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ बट डेफिसिट भी बढ़ गया है। यूएस सुप्रीम कोर्ट टू एनल अबॉर्शन राइट। अब सी, राइट टू लाइफ होता है, राइट टू लाइफ में एट टाइम्स जैसे अबॉर्शन है, अबॉर्शन में एट टाइम्स ये होता है, जैसे एक इंडियन हमने एनआरआई का भी केस देखा था, अगर कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं या फिर फीटस में कोई एबनॉर्मेलिटी है या फिर अगर मदर की लाइफ सेव करना है तो मदर की लाइफ प्रायोरिटी रहती है हमेशा। तो उस केस में अगर ऐसे लॉज बीच में आ जाते हैं तो मदर की लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, तो वो तो इनकरेक्ट चीज़ है। सो द पॉइंट इज़ यहाँ पर जो अभी तक 1973 में एक डिसीजन हुआ था, प्रोटेक्टिंग अ वुमेन्स राइट टू टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी, ये यूएसए की बात कर रहे हैं हम, इस पे अब यूएसए फिर से रिविजिट कर रहा है और ऐसा कुछ यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है कि प्रोबेबली एक लीक्ड ड्राफ्ट का सजेशन है कि ये जो डिसीजन था, एक राइट था वुमेन का टू टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी, उसको स्ट्राइक डाउन करने की बात है।
दिस इज जस्ट अ ड्राफ्ट प्रपोजल, लेट अस सी, और ये यूएसए का है, बट जो आइडिया है राइट टू लाइफ का, ये चीज़ यहाँ पर इस पे हमारे पॉलिटी के सेक्शन पे ये इंक्लूड कर सकते हैं। सो लेट अस सी यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होता है। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। नेक्स्ट है दिस इज फेस्टिव चीयर है, ऑल स्माइल्स चिल्ड्रन सेलिब्रेट्स। देन दिस इज एडिटोरियल, द कोर्ट्स बर्डन। यहाँ जो प्राइमरली एडिटोरियल में कहा था वो ये था, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, अपग्रेड करें। जुडिशरी पे अक्सर ये ब्लेम लगता है, केसेस पे केसेस, तारीख पे तारीख, और बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है। बट इसका रीज़न भी क्या है, जुडिशरी ये बोलती है एग्जीक्यूटिव्स हमारी बात नहीं मानते, वो इस टाइप के लॉज लेजिस्लेचर्स बना देते हैं कि उस इंटरप्रिटेशन एंड उसके बाद फॉलोअप में बहुत टाइम वेस्ट होता है। प्लस एक अंडर ट्रायल्स का भी संख्या बहुत ज़्यादा है। प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जुडिशरी को वो मिलता नहीं है, अपॉइंटमेंट टाइम पे होते नहीं है, तो ऑब्वियसली जुडिशरी अपनी फुल कैपेसिटी एफिशिएंसी में वर्क नहीं कर पाएगी। तो दिस इज़ द कोर्ट्स बर्डन। सीजीआई साहब ने बताया नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन टाइप कुछ होना चाहिए, एक बॉडी हो जो पूरा जुडिशरी रिलेटेड मैटर है, इंफ्रा रिलेटेड, उसको हैंडल करे। अभी ये होता है जैसे राज्य सरकार भी है, कभी राज्य सरकार ने फैसिलिटीज़ नहीं दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा है, तो वर्क नहीं हो पाता है कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस का। प्लस ऐसा कुछ सेंट्रलाइज्ड बॉडी बने जो सेंटर और स्टेट जैसे अभी डिवाइड कर रहे हैं, तो नेशनल अथॉरिटी होगी तो सारे फंड सेंटर से आ जाएंगे, टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। इंफ्रा तो रमन्ना साहब ने ये भी बताया कि गवर्नमेंट एक्चुअली वर्क बढ़ाती है जुडिशरी का, क्योंकि टाइम पे कोर्ट के ऑर्डर्स इंप्लीमेंट नहीं होते, क्रूशियल क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कस नहीं हो पाते, जो लॉ बनते हैं लेजिस्लेचर के थ्रू वो फोरथॉट नहीं होता वहाँ पे, तो इससे जुडिशरी का वर्क अननेसेसरी बढ़ जाता है। अब कॉन्वर्जेशन जो है जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव में, जैसे सीजेआई और चीफ मिनिस्टर में होगा से स्टेट पे, तो द आइडिया इज़ कि जो जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है ये लॉगर हेड पे नहीं होना चाहिए, दोनों का कोऑपरेशन कॉन्वर्जेशन ज़रूरी है, और एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाए जहां कोऑपरेशन हो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का, इंफ्रा अपग्रेड, डाउन साइज करे पेंडेंसी, ये चीज़ एक कॉमन कंसर्न्स होना चाहिए। अंडर ट्रायल्स की संख्या इंडिया में बहुत ज़्यादा है, इस संख्या को कम करने की ज़रूरत है। अंडर ट्रायल्स प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करें, उससे क्या होगा, जो बहुत सारे सिमिलर टाइप ऑफ केसेस होते हैं वो हम क्विकली एआई के थ्रू उसको हम जल्दी जल्दी डिसीजंस हो पाएंगे। जैसे चालान के केस है, ट्रैफिक रिलेटेड कोई इशू है, माइनर केसेस है जो, वहाँ जुडिशरी इसको स्पीड अप कर सकती है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। वेइंग द एविडेंस, यहाँ है इमर्जिंग एविडेंस नॉट प्रेसिडेंट्स मस्ट गवर्न इंडियाज पॉलिसी ऑन वैक्सीनेशन। सी अभी एक नया वेरिएंट भी आ गया है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। प्लस वैक्सीनेशन में क्या पॉलिसी होनी चाहिए, द आइडिया इज़ कि हर एक ह्यूमन बीइंग का एक राइट है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू बॉडी। हम वैक्सीनेशन फोर्स नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम अगर पैंडमिक हो रहा है, जैसे लास्ट ईयर इसी टाइम पे डेल्टा वेरिएंट का लाइक इट वाज टेरेबल, सो उस टाइम पे गवर्नमेंट फोर्स भी कर सकती है। तो ये केस बाय केस बेसिस पे होना चाहिए दिस एंटायर थिंग, नॉर्मल लाइफ। देन ये है बिल असेंट अ डिले एंड द गवर्नर्स ऑप्शन, ये पीडीटी आचार्य साहब ने लिखा है, बहुत अच्छे आर्टिकल्स होते हैं आपके दिस पॉलिटी में। यहाँ जो बात है वो अगेन बात है गवर्नर की। गवर्नर पे हमने आंसर राइटिंग किया है, वेबसाइट में आप गवर्नर सर्च करना, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। गवर्नर, तो गवर्नर का जो पोस्ट होता है वो लॉगर हेड पे नहीं रहना चाहिए, चीफ मिनिस्टर। गवर्नर जो होता है वो अपॉइंट किया है सेंटर ने, चीफ मिनिस्टर जो है उसको अपॉइंट किया है वहाँ के राज्य के लोगों ने, पीपल ने उसको अपॉइंट किया है। तो ऐसा नहीं हो कि ये जो दो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं ये लॉगर हेड पे हो, देयर हैज़ टू बी सम सॉल्यूशन। प्लस क्या होता है, जैसे सेंटर में होता है बिल पास हुआ, राज्यसभा लोकसभा, प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा, साइन करेंगे, एक्ट बनेगा। सिमिलरली राज्य में बिल पास हुआ, गवर्नर के पास जाएगा, साइन करेंगे, एक्ट बनेगा। पर गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर ये भी होती है कि वो कुछ बिल रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए। प्लस टाइम मेंशन नहीं है, कितने टाइम पे वो बिल रिटर्न करना है। तो अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नीट करके एक बिल यहाँ पे है, उसमें कोई डिसीज़न नहीं हो रहा है। तो यही बात है कि गवर्नर डिले कर रहे हैं डिसीज़न लेने में, तो क्या ये विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। गवर्नर जो होते हैं वो अपॉइंटी होते हैं प्रेसिडेंट के, यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है आर्टिकल 154,
कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है गवर्नर के नाम से सारी एग्जीक्यूटिव पावर चलती है स्टेट की, एग्जीक्यूटिव वर्क होता है, तो उनका वर्क भी कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन होना चाहिए। प्लस जो गवर्नर होते हैं वो एड एंड एडवाइस ऑफ कॉम पे चलते हैं, कॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट नहीं चलते। सो गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, एग्जीक्यूटिव पावर है उनके पास। फिर एक शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 आया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लियरली बताया, ये अच्छी लाइन है, इसको मैंने सब नोट्स में लिख रखा है, आप इसको बस एक नोट्स एक बार क्विकली रिवाइज कर लिया करो, आपका सारा कवर हो जाएगा। जैसे ये सारा है तो देखो, जैसे ये लिखा है शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में है, वी डिक्लेयर द लॉ ऑफ दिस ब्रांच ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी दैट द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर custodian of all executive and other powers under various articles shall be virtue of these provisions exercise करे formal constitutional powers only, मतलब आगे का ये पूरा लाइन ये है कि गवर्नर अपनी पावर यूज करे only upon and in accordance with the advice of their ministers। तो द आइडिया इज गवर्नर यूज करे अपनी पावर एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स, वेल नोन एक्सेप्शनल सिचुएशंस के अलावा। तो कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब केसेस में गवर्नर को अपनी पावर कॉम के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो बोल रहा है गवर्नर इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करना चाहिए। अंबेडकर साहब ने भी कहा Governor under the Constitution has no function which he can discharge by himself, no functions at all। सरकारिया कमीशन ने भी कहा it is a well recognized principle as long as the Council of Minister enjoys confidence of the Assembly। तो मतलब ये जनमत है, लोगों ने चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुना है, तो गवर्नर को कॉम के हिसाब से वर्क करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये बात है। फिर 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो गवर्नर की पोजीशन है कॉन्स्टिट्यूशन में वो विद इन लाइक कॉम के एड एंड एडवाइस से वर्क करता है, दिस हैज़ टू बी देयर। आर्टिकल 200 बोलता है, तो ये तो बात हो गया कि गवर्नर को कैसे वर्क करना चाहिए। तो गवर्नर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है दोनों लॉगर हेड पे नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में क्लोज रिलेशन होना ज़रूरी है। अब बात आती है बिल अगर गवर्नर के पास आता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में 4 ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं। पहला तो ये है यस बोल देंगे, नो बोल देंगे। एसेंट ऑफ द गवर्नर प्रेसिडेंट के पास भी जा सकता है। गवर्नर के पास एक पावर होता है कि कोई बिल है, वो जो बिल है अगर वो कुछ इस नेचर का है कि उसके लिए ऑल ओवर इंडिया है या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड मैटर है जो गवर्नर डीम्ड फिट, तो वो बिल रिजर्व कर लेते हैं कि अब मैं प्रेसिडेंट से पूछ के बताऊंगा, तो वो प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं। फिर गवर्नर का रोल खत्म, अब प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे इसको क्या करना है। तो गवर्नर कैन गिव हिज एसेंट स्ट्रेट वे और विद होल्ड हिज एसेंट, रिजर्व इट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और उसमें एसेंट जो होगा वो फिर प्रेसिडेंट का होगा। गवर्नर अब साइड हो गए। अब चौथा ऑप्शन है रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेचर, और वो बोले इसको रिकंसिडर करो। गवर्नर ने कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं। अगर मैसेज जो गवर्नर का है लेजिस्लेचर तक गया, लेजिस्लेचर उसको देखेगा, बट लेजिस्लेचर ने मतलब राज्य की जो वो है विधानसभा है उसने बिल फिर से पास कर दिया, अब क्या करें। अब गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड होते हैं टू गिव असेंट टू द बिल। सो द पॉइंट इज इसमें टाइम कहाँ है, कितना टाइम लगेंगे, 1 महीने, 6 महीने, 7 महीने, दिस क्रिएट्स डिफिकल्टी। While it is true that Article 200 does not lay down any time, टाइम नहीं है, टाइम फ्रेम नहीं दिया है, बट ये माना जाता है कि उसको क्विकली करना चाहिए। इम्परेटिव है गवर्नर को टू एक्सरसाइज वन ऑफ द ऑप्शंस कंटेन्ड देयर इन। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी सरकमवेंट नहीं कर सकती है, मतलब जो नियम है उसको साइडवेज चल के सरकमवेंट नहीं कर सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा है। तो द पॉइंट इज डिले नहीं होना चाहिए, जो भी डिसीजन लेना है क्विक होना चाहिए। आर्टिकल 200 ये भी बोलता है असेंबली रिकंसिडर करे बिल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर, देन ही शैल नॉट विदहोल्ड असेंट, फिर नहीं रुकना चाहिए, असेंट वहाँ पे देना चाहिए। प्लस एक और बात है, गवर्नर कई बार डिले इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बिल समझ में नहीं आ रहा है या देयर इज सम प्रॉब्लम। आर्टिकल 361 प्रेसिडेंट और गवर्नर को इम्यूनिटी भी देते हैं कि अगर उन्होंने ऑल दो साइन सब में गवर्नर के साइन हो रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर की वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होगी, अकाउंटेबिलिटी गवर्नर की नहीं होती। तो आंसरेबल नहीं होता प्रेसिडेंट और गवर्नर, ऑल दो साइन वहाँ हैं उनके, बट वो आंसरेबल नहीं होते हैं। नॉट आंसरेबल टू एनीथिंग डन इन द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ देयर पावर्स एंड ड्यूटी।
तो द आइडिया इज़ कि ये जो फ्रिक्शन है, टाइम लग जाता है, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर दोनों ऑफिस में क्लैशेस होता है, इसको कम करने की ज़रूरत है। देन इसके बाद नेक्स्ट है अ बाय आउट दैट कुड मेक अ पब्लिक स्क्वायर प्राइवेट। ट्विटर की बात है, एलोन मस्क। टर्कीज फॉरेन पॉलिसी रीसेट। अब जो टर्की है, टर्की और सऊदी, इन दोनों में काफ़ी टेंशन चल रहे थे अभी, बट अब इनके क्लोजर कोऑपरेशन फिर से नज़र आ रहे हैं। तो सऊदी, टर्की, सऊदी एंड टर्की। सिमिलरली जो यूएई है, यूएई और इज़राइल, यूएई और इज़राइल, इधर इज़राइल और इधर यूएई, दोनों बिल्कुल लॉगर हेड पे थे फॉर सम टाइम इन द पास्ट, बट अब इन दोनों के बीच में भी बहुत क्लोज कोऑपरेशन होती है। पैसा, इकोनॉमी। जॉबलेसनेस ऑन द राइज इन इंडिया। देन डिस्पैरिटीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, डिस्पैरिटीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बताया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये सिटी वाइज, एज वाइज, रूरल अर्बन ऐसा डिफरेंस है। Then in a hot mess before that aiding Sri Lanka is required. Palestine हाइक इन। अब जैसे पैलेस्तीन और इसराइल था, अब जो सऊदी ब्लॉक है वो पैलेस्तीन कॉज को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहा है, बिकॉज उसको इसराइल के साथ इकोनॉमिक टाई बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। हाइक इन कोल प्रोडक्शन, एसी की सेल्स स्पाइक हुआ, एलआईसी रेजेस फंड। नाउ दिस इज इन अ हॉट मेस, इन अ हॉट मेस, इन अ हॉट मेस क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज है और टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी हो रही है। इससे जैसे वीट का इल्ड कम हो रहा है, मैंगो अराइवल्स जल्दी हो गए। एक वर्ड होता है मैंगो शॉवर्स, मैंगो शॉवर्स, ये क्या होते हैं? पुअर इल्ड है, पावर डिमांड भी राइज हो रही है, ऑन फायर, हॉट अक्रॉस रीजन्स, दिस इज दैट। ये अगेन टीनेजर्स हैं, हैक्ड बिग टेक फर्म्स, सो दिस इज साइबर सिक्योरिटी, साइबर गवर्नमेंट, साइबर क्राइम्स डॉट जी ओ वी डॉट इन, इंडियन वेबसाइट है, साइबर क्राइम से रिलेटेड है। साइबर क्राइम्स की जो कैटेगरी होती है ये सब भी हमें पता होना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सवाल आते हैं। स्टॉकिंग क्या होता है, फिशिंग क्या होता है, एस्पियोनेज क्या होता है, स्पैमिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती है। ओके, नो योर इंग्लिश, नो योर इंग्लिश में जैसे शी ड्रॉप्ड अ ब्रिक, शी ड्रॉप्ड अ ब्रिक मतलब एक मीटिंग है उसमें कोई इंपॉर्टेंट या इस टाइप का न्यूज़ वहाँ पे ड्रॉप किया, तो ही ड्रॉप्ड अ ब्रिक लाइक दैट, समथिंग दैट कॉजेज एम्बेरसमेंट टू अदर्स, समथिंग लाइक दैट। देन वेस्टेज का मतलब क्या होता है? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट इज यूज व्हेन यू वांट टू रेफर इन इफेक्चुअल यूज ऑफ मनी, जैसे मनी वेस्ट हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, तो ये वेस्ट होता है, तो दिस इज वेस्ट। Something it is a waste of time to read novels, which is not. Wastage means amount wasted. हाईली ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में भी बहुत वेस्टेजेस होते हैं। अब ये वेस्टेजेस है, वेस्टेजेस है मतलब वेस्टेज ऑफ 10% ऑफ गुड्स स्टोर्ड हियर, तो दैट इज वेस्टेज। तो वेस्टेज मतलब होता है कोई अमाउंट वेस्टेड हुआ है, और वेस्ट किया है मतलब कोई एंटिटी, लाइक टाइम वेस्ट हुआ, फूड वेस्ट हुआ, एट्सेट्रा, मनी वेस्ट हुआ, लाइक दैट। वेस्टर कौन होता है? गुड फॉर नथिंग फेलो। सर इट इज़ नाइन्थ क्लास और क्लास नाइन्थ, तो हमेशा नाइन्थ क्लास होता है, हम ऐसे नहीं बोलते वी आर आई एम स्टडिंग इन क्लास नाइन्थ, नो, इट इज़ नाइन्थ क्लास, नाइन्थ क्लास, ही इज स्टडिंग इन द नाइन्थ क्लास। ही शॉट एट द थीफ मतलब एम तो किया बट हिट नहीं हुआ, ही शॉट द थीफ मतलब हिट कर दिया थीफ को। देन इसके बाद अब्रॉड एक वर्ड होता है, कॉमनली हम ऐसे यूज़ करते हैं, आई हैव विजिटेड सेवरल फॉरेन कंट्रीज, आई हैव नेवर बीन आउटसाइड इंडिया सेवरल टाइम्स, तो दिस इज अब्रॉड, विदेश। ऑनररी होता है, इसमें यू नहीं होता है, ऑनररी, इसका मतलब सर्विसिंग विदाउट पे, ऑनररी रैंक है आर्मी में, लाइक दैट, ऑनररी। ही इज़ एन ऑनररी सेक्रेटरी, मतलब पेमेंट नहीं है, इट इज़ जस्ट वो सेक्रेटरी है, ऑनररी सेक्रेटरी है। Supreme Court not to decide on deferred political entry officials. अब now see, this is very important article. Past some time ये टेंडेंसी होती है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जब करियर रिटायरमेंट की तरफ आ रहे हैं, दे मेक स्विच एंड ज्वाइन सम पॉलिटिकल पार्टीज। तो क्या ये ऐसा स्विच अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि इससे तो क्या होगा, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, पॉलिटिकल पार्टीज है, ये पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है यहाँ पर। इज इट गुड और नॉट? देयर कैन बी नो डाउट, जो सिविल सर्वेंट्स हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इनका एथिकल रहना, हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होने की, फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी होना चाहिए, डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, नोट डाउन दीज लाइंस। देन पेटिशनर ने ये बताया कि क्यों ना एक कूल ऑफ पीरियड हो, वरना ऐसा होता है चुनाव के 1 महीने पहले, 15 दिन पहले जो टॉप ऑफिशियल है स्टेट के रिजाइन करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, इट इज़ राइट और रॉन्ग?
तो कूल ऑफ पीरियड होना ज़रूरी है कि से आपने आज रिज़ाइन किया है तो कम से कम 3 साल तक आप पॉलिटिकल वर्क नहीं कर पाओगे, ऐसा होना चाहिए। आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हो तो कम से कम 3 साल तक आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाओगे, या कोई दूसरी पोस्ट से गवर्नर नहीं बनाया जाएगा, ऐसा कुछ प्रोविज़न होना चाहिए। कूल ऑफ, कूल ऑफ। तो ये इससे क्या होगा कि जो ड्यूटी है, जो वर्क है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी। सिविल सर्वेंट्स कर्टेसी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, इम्पार्शलिटी, न्यूट्रलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, ये नॉन नेगोशिएबल चीज़ें होती है। और पता है ये चीज़ें ना फॉर्मेटिव ईयर में बनती है, जब हम फॉर्मेटिव ईयर होते हैं। सो दैट इज़ वाई मैं इतना ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ, अभी आप एस्पायरेंट्स हो, अभी से ये चीज़ आपके अंदर इम्बाइब होना चाहिए, जो ये इंपॉर्टेंट वर्च्यूज़ हैं, जो वैल्यू सिस्टम है। तभी कल आप पार्ट ऑफ सिस्टम बनोगे, सिस्टम बनोगे तब भी आपको ये वैल्यूज़ अपनी नहीं भूलना है। ये चीज़ें हमेशा आपको याद रहनी चाहिए। कर्टेसी, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, इम्पार्शलिटी, न्यूट्रलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, सो दैट इज़ वाई इट इज़ रिक्वायर्ड। और इसीलिए एथिक्स का चैप्टर इंक्लूड किया गया था GS4 में। एथिक्स का जो चैप्टर है GS4, यहाँ जो लिखा गया है वो केवल एग्ज़ाम नहीं है, उसको समझना भी चाहिए कि ये क्यों बनाया गया और क्यों इतना ज़रूरी है। और चेंज जो होता है ना वो यंग में लाना ज़्यादा इजी रहता है। सो दैट इज़ वाई कोई नया ज्वाइन कर रहा है उसमें अगर ये एथिकल बिहेवियर हम इम्पार्ट करा देंगे तो ये इजी भी होगा, और प्लस ये ज्वाइन कर रहा है पूरा सर्विस आगे देगा, ज़्यादा एफिशिएंट होगा। सो दैट इज़ वाई ये GS4 का एथिक्स का पेपर इंक्लूड किया गया। एज एन एस्पायरेंट भी ये आपकी जर्नी होती है, जो आप पढ़ते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो उसको इम्प्लीमेंट भी करो लेटर एंड स्पिरिट में। जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ हैं, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, वो हमारे बिहेवियर कॉन्डक्ट में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। वेग, डिवॉइड ऑफ पर्टिकुलर, अनसपोर्टेड बाय एनी मटेरियल, तो ये कोर्ट ने कहा विल लुक इनटू दिस। पॉलिटिकल एंट्री, गवर्नमेंट सीक्स मोर टाइम इन सेडिशन लॉ केस, होम मिनिस्ट्री सीक्स रेगुलर प्रिजन चेक। प्रिजन में भी जो ह्यूमन राइट्स हैं वो वायलेट नहीं होने चाहिए। देन दिस इज स्वीट टाइडिंग्स, एंड इंडिजिनस आर्टिलरी गन पासिस वैलिडेशन ट्रायल। ये बहुत अच्छी गन है, दिस एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, ये DRDO ने बनाया है। प्राइवेट इंडस्ट्री का भी यहाँ पे इंक्लूजन है। पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में इसने अच्छा कंडक्ट किया। ये जो गन है ये बहुत अच्छी गन है, वैलिडेशन है इसका, और काफ़ी दिस रेपुटेशन इज़ गुड, एक्यूरेसी इज़ गुड, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये इंडिजिनस है। ये 155 mm की है, 52 कैलिबर की है। इसका क्या मतलब होता है बताइए? ये 52 कैलिबर, 15 कैलिबर, व्हाट डज दैट मीन? 52 कैलिबर हैवी आर्टिलरी गन है। आर्टिलरी का क्या मतलब होता है? इन्फेंट्री होता है, आर्टिलरी होता है, तो व्हाट डज इट मीन बाय आर्टिलरी? तो ये जॉइंटली डेवलप्ड हुआ है। दिस इज ARDE, आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, DRDO पुणे, भारत फोर्ज एंड टाटा ग्रुप ने मिलके बनाया है। ओके, सो दिस इज इंडिजिनस आर्टिलरी गन। लोकपाल, फर्स्ट लोकपाल कौन है? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। अब जो लोकपाल का ऑफिस है वो अब WTC बिल्डिंग में होगा, बड़ी अच्छी बिल्डिंग है लोकपाल का, यहाँ पे होगा। इंडिया एंड डेनमार्क टू स्ट्रेंथन ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। अब सी, डेनमार्क की जब भी बात आती है, ग्रीन एनर्जी की बात आती है, दे आर रियली गुड इन दिस। अब इंडिया भी ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन है, तो डेनमार्क के साथ पार्टनरशिप इज़ इम्पॉर्टेंट। तो फोकस अब ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी पे होगा। ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, हाइड्रोजन, रिन्यूएबल। साइंस एंड टेक में ना यहाँ से सवाल आएंगे। हाइड्रोजन, टोकामैक क्या होता है? हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन के बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं? फ्यूजन में जैसे हम फिजन एंड फ्यूजन होता है, फ्यूजन से रिलेटेड हमने क्या नए एक्सपेरिमेंट्स किए? रिन्यूएबल एनर्जी पे क्या फोकस है? वेस्ट वाटर मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? ये एरिया इंपॉर्टेंट है। जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कर रहे हो ना, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट कि स्कोर कम आएगा। अगर आएगा तो वो इसलिए है बिकॉज उस टाइम का करंट अफेयर्स हमें नहीं पता, पैटर्न डिफरेंट था। आप बस ये देखा करो कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये जो कोर सब्जेक्ट है ये गलत नहीं होने चाहिए PYQ में। ट्राई टू उनको एक्यूरेसी अच्छी रखो। बाकी जो बहुत सारे करंट अफेयर्स लेटेस्ट है वो अब हमारा रेलेवेंट नहीं है। PYQ भी स्मार्टली करना चाहिए, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन ही हम बस कर रहे हैं उसके। ओके,
अब रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ, पोर्ट शिपिंग, सर्कुलर इकोनॉमी, वाटर मैनेजमेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, सब मैंने नोट्स में लगा दिया है, इसको रिविजिट करना। इसके अलावा शिपिंग, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, वाटर मैनेजमेंट, एनर्जी, कल्चरल एक्सचेंजेस, इधर भी वर्क होगा। डायस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंटिन्यूड रहेगा कोलैबोरेशन, और एक और चीज़ है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। जो एंटीबायोटिक्स है जस्ट लाइक दैट नहीं लेनी चाहिए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज ऑन राइज। तो इसके लिए डेनिश इनविटेशन मिला है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सॉल्यूशन का। ओके, सो दिस इज डेनमार्क। प्राइम मिनिस्टर ने कहा इंडिया में इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, तो सारे वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स इंडिया में आना चाह रहे हैं, उनको फोमो हो रहा है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। देन दिस इज देयर फर्स्ट केस ऑफ एक्सी वेरिएंट डिटेक्ट हुआ है, इंडिया इज ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर्स। देन दिस इज 150 इंडिया की रैंक स्लिप हो गई है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, 150 आउट ऑफ 180। ये रिपोर्ट कौन लाता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, कंपाइल्ड बाय रिपोर्टर दिस सैन फ्रंटियर्स। देन फ्रीडम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रेस का। सेंटर ने स्टेट को बोला बेड्स वेंटिलेटर्स फंक्शनल रखें, चार धाम यात्रा, क्योंकि ये अभी सर्कुलर्स आने चालू हो गए हैं कोविड-19 का, दिस इंक्रीज हो सकता है केसेस। इंडिया एक्सटेंड कर रहा है एड टू श्रीलंका, रशियन ट्रूप्स, एम्बार्गो, एम्बार्गो का क्या मतलब होता है? टेल एम्बार्गो। देन दिस इज ईयू, टेलकोस बोल रहे हैं 5G स्पेक्ट्रम का प्राइस कम करें। इंडिया में कोल इंपोर्ट टारगेट, कोल का शॉर्टेज है, LIC का IPO आ रहा है। गारमेंट फर्म जो है कॉटन एक्सपोर्ट बैन करो, कम करो, बिकॉज प्राइस राइज हो रहा है। टेक्सटाइल मिल बोल रहा है एक्यूरेट आउटपुट नहीं है, फ्लैग करो, कंजम्पशन डेटा भी होना चाहिए। कॉल फॉर बैन ऑन कॉटन एक्सपोर्ट्स, AC की सेल्स हो रही है हीट वेव के कारण। सो दिस इज अक्षय तृतीया स्पर्स गोल्ड सेल, गोल्ड सेल्स। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। नाउ लेट अस कम टू द रिवीजन क्लास। ओके, रिवीजन क्लास में जो फर्स्ट है FAQ, जो क्विक फैक्ट्स हैं पॉलिटी के, ये भी ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो गए हैं क्विक फैक्ट्स, इसको एक बार आप रिवाइज ज़रूर कर लेना। इसीलिए वन स्टूडेंट ने बहुत अच्छा सजेशन दिया, इंस्टेड ऑफ आप नए नए मटेरियल देखने के बजाय जो हमने इतने अच्छे से पढ़ा है, अगर हम इसको भी रिवाइज कर लेंगे ना, ये भी मोर देन सफिशेंट है, हमें और किसी चीज़ की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, मोर देन सफिशेंट है। आप ये सारे रिवीजन जो न्यूज़पेपर PDFs थे, इनको एक बार रिवाइज कर लो, आपका सारा पोर्शन एसेंशियल पार्ट यहाँ पे कवर हो जाएगा। और एग्जाम में देखना मोर और लेस चीज़ें यहीं से आएगी, फैंसी चीज़ों से इतने सवाल नहीं बनते हैं। ओके, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स में बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। फोर्थ एस्टेट बोलते हैं प्रेस को, तो बाकी तीन एस्टेट्स कौन से हैं? तीन पिलर क्या हैं डेमोक्रेसी के? व्हाट इज द ग्राउंड ऑन विच द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड? इनकैपेसिटी। प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो उसके क्या ग्राउंड होते हैं, क्या चार्जेस होने चाहिए जिसके बेसिस पे प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है? आंसर, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द वोटर्स लिस्ट अप टू डेट? द आंसर इज इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो सेटल करता है इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो इंडिया जो नेशनल है वो नहीं करता, स्टेट करता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत एंड पंचायती राज। इंडिया में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है इसको मिसनोमर भी बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को मिसनोमर क्यों बोलते हैं? 1975 में प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी किया था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस में। अब इसमें एक नया वर्ड आ जाएगा बाद में, आर्म्ड रिबेलियन। रिड्यूस द सैलरीज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़, फाइनेंशियल इमरजेंसी में होता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है तो सब सरकारी लोगों की तनख्वाह कट हो जाती है, तो अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में नहीं लगी। कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावर स्टेट गवर्नमेंट टू मेक स्पेशल लॉ फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी, बट विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए जा सकते हैं। सो दीज आर सर्टेन फैक्ट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। सी, वी आर वर्किंग लाइक एन इकोसिस्टम। आपने लोकसभा में आंसर राइटिंग कर लिया, राज्यसभा में कर लिया, अब इसका कंपैरिजन देख रहे हैं। तो अगर आप टोटलिटी में देखोगे, अगर आप न्यूज़पेपर वीडियो भी कर रहे हो, आप रिवीजन क्लास भी देख रहे हो और क्विज़ वगैरह भी देख रहे हो, NCERTs भी आपने पढ़ा है, ये सारी चीज़ें आपने
और रेगुलरली आप पढ़ भी रहे हो न्यूज़पेपर, मार्क माय वर्ड्स, आपको और किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सब इन टोटलिटी मोर देन सफिशिएंट है टॉप 100 रैंक लाने के लिए। ओके, बट द पॉइंट इज आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट करके सब मैच करने पड़ेंगे एफर्ट्स, और रिवीजन करना पड़ेगा सारी चीज़ों का अच्छे से। ओके, सो ये है कंपैरिजन। जैसे आर्टिकल 75 क्या बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकसभा इन पर्टिकुलर, राज्यसभा नहीं, लोकसभा। देन जो भी कंट्रोल है गवर्नमेंट का, फंक्शंस जो हैं वो पर्टिकुलरली लोकसभा के थ्रू भी हो जाते हैं। इवन द गवर्नमेंट डज नॉट एंजॉय मेजॉरिटी इन राज्यसभा, तो राज्यसभा इज लेस व्हेन इट कम्स टू सेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स। मिनिस्टर्स जो होते हैं वो दोनों हाउस से आ सकते हैं। बहुत सारे मिनिस्टर्स अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में राज्यसभा मेंबर हैं, बट वो मिनिस्टर बने हुए हैं, और ये राज्यसभा मेंबर हैं तो ये वोट केवल राज्यसभा में कर सकते हैं। ये स्पीच ज़रूर दे सकते हैं लोकसभा में, बट वोटिंग केवल राज्यसभा में होगी। मतलब जिस हाउस से हो आप उसी हाउस में वोट कर सकते हो। तो पावर्स, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज़ वगैरह होती है वो बाकी दोनों की सेम होती है, लोकसभा राज्यसभा मेंबर्स की। इक्वल पावर क्या है, जैसे इक्वल राइट है राज्यसभा का विद द लोकसभा इलेक्शन इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट में। इक्वल राइट है लोकसभा का इलेक्शन रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 66, बट राज्यसभा में ही केवल इनिशिएट होगा रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। मतलब वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो उसका इनिशिएशन तो केवल राज्यसभा में ही होगा, लोकसभा नहीं। और राज्यसभा में एक रिजोल्यूशन आएगा, स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा, फिर लोकसभा उसको बस सिंपल मेजॉरिटी में पास करेगी और वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाएगा। सो ये थोड़ा डिफरेंस है। इक्वल राइट है लोकसभा का जब लॉ डिफाइन करना है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज या पनिश फॉर कंटेम्प्ट के लिए। इक्वल राइट है लोकसभा से जब अप्रूव करना है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, तो मतलब लोकसभा से डिसॉल्व है, इमरजेंसी जैसे कुछ प्रोविजंस आए, राज्यसभा मीन वाइल उसको ओके करती जा रही है, सो दिस इज ओके, गुड इनफ। तो यहाँ इक्वल है। प्रोक्लेमेशन में फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है 356, या फिर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। सो व्हेन इट कम्स टू इमरजेंसी राज्यसभा इज इक्वल टू लोकसभा। ज्यूरिसडिक्शन बढ़ाना है सुप्रीम कोर्ट का, दोनों सेम है। ऑर्डिनेंस को इशू जो हुआ है पास करना है, दोनों हाउस सेम है। इक्वल राइट है लोकसभा का टू रिसीव रिपोर्ट। अब कौन कौन सी रिपोर्ट है, दोनों हाउस में आएगी ये। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग का रिपोर्ट 151, यूपीएससी का रिपोर्ट 323, स्पेशल ऑफिसर फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब 338, देन 340 कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की रिपोर्ट, देन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की भी रिपोर्ट। ये दोनों की दोनों रिपोर्ट लोकसभा राज्यसभा में पहुंचेगी। बट कुछ पावर लोकसभा के पास एक्स्ट्रा है, जैसे मनी बिल। मनी बिल मतलब लोकसभा, राज्यसभा उसको कम ज़्यादा से ज़्यादा 14 डेज का डिले कर सकती है, बाकी अमेंड और रिजेक्शन का ऐसा पावर नहीं है। लोकसभा एक्सेप्ट करेगी, रिजेक्ट भी कर देगी, मनी बिल पास माना जाएगा। फाइनेंशियल बिल जो होता है उसमें जो मैटर्स हैं 110 में फाइनेंशियल बिल था, बड़ा सेट था, उसके अंदर मनी बिल था, पहले पढ़ा था हमने। तो ये जो फाइनेंशियल बिल है इसका इंट्रोडक्शन भी केवल लोकसभा में होगा, राज्यसभा में नहीं। हाँ, अगर इंट्रोडक्शन हो गया है तब फिर फाइनेंशियल बिल में दोनों हाउसेस के पास सेम पावर हो जाएगी, बट इंट्रोडक्शन केवल राज्यसभा में होगा। मनी बिल का लोकसभा में होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल केवल लोकसभा में होगा। सेम इज विथ फाइनेंस बिल, ओनली लोकसभा। फाइनल पावर की ये मनी बिल है या नहीं है किसके पास होता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा के पास होता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड करता है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस। आर्टिकल बताइए। लोकसभा में साइज ज़्यादा होता है तो जॉइंट सिटिंग में यूजुअली लोकसभा की चलती है, नियम भी लोकसभा के होते हैं। राज्यसभा में केवल बजट को डिस्कस किया जा सकता है, वोट नहीं हो सकता, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। एक रिजोल्यूशन है डिसकंटिन्यूस करना है नेशनल इमरजेंसी का, ये भी पास हो सकता है ओनली बाय द लोकसभा, नॉट बाय राज्यसभा। राज्यसभा रिमूव नहीं कर सकती कॉम को बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब लोकसभा, तो ये लोकसभा की एक्स्ट्रा पावर है। राज्यसभा की एक्स्ट्रा पावर आती है आर्टिकल 249 में। कोई स्टेट मैटर है, स्टेट मैटर में पार्लियामेंट को लॉ बनाना है, तो वो लॉ का जो रिजोल्यूशन है वो राज्यसभा से आएगा। तो राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करती है, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। देन पार्लियामेंट जो स्टेट सब्जेक्ट है उधर भी लॉ बना सकता है। ऐसा रिजोल्यूशन 1 साल तक रहेगा, स्पेसिफाइड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एज मे बी स्पेसिफाइड, बट इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है।
ऑल इंडिया सर्विसेज कितनी होती है? ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 312। राज्यसभा ऑल इंडिया सर्विसेज बना भी सकती है, कोई नई पोस्ट बना सकती है। अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन है, जैसे 352 में लिखा हुआ है। अब यहाँ ये लिखा हुआ है इमरजेंसी इशू करना है, रिजोल्यूशन है, बट सपोज तब लोकसभा सेशन में नहीं है या लोकसभा नहीं है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे राज्यसभा यहाँ पे अप्रूवल करेगी। 352 में प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इशूड व्हेन द हाउस ऑफ द पीपल रिमेन्स डिसॉल्व। तो रिजोल्यूशन अप्रूवल जो है वो कॉम के थ्रू हो जाएगा। मैक्सिमम पीरियड 30 डेज तक इफेक्टिव रहेगा। हाउस ऑफ पीपल जब मिलेगी, तो जब वापस नई हाउस ऑफ पीपल लोकसभा बन के आ गई, 30 दिन के अंदर उस रिजोल्यूशन का डिसीजन होगा लोकसभा में, बट देन तब तक केवल राज्यसभा इसका अप्रूवल दे सकती है। देन इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में 356 में प्रेसिडेंट इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहाँ पर भी सिमिलर अप्रूवल राज्यसभा के थ्रू भी मिल सकता है। तो ये कुछ स्पेशल पावर्स है। तो ये लोकसभा और राज्यसभा के बीच का डिफरेंस हो गया। वेदरिंग क्या होती है? वेदरिंग होती है टूट फूट होना, टूट फूट होना। वेदर हो गया है, वेदर्ड हो गया है, टूट फूट हो गई है। तो मिनरल कंपोजिशन है, फैक्टर्स कौन कौन से डिफाइन करेंगे वेदरिंग में। अब देखना कुछ जगह वेदरिंग ज़्यादा होती है ज्योग्राफी में, कुछ जगह कम होती है। जैसे रॉक का स्ट्रक्चर क्या है, अगर स्ट्रक्चर ऑफ रॉक ऐसा जैसे क्रिस्टलाइन है, सेडिमेंट्री टाइप का है या पोरस टाइप का है, तो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितनी वेदरिंग होगी, टूट फूट होगी। कुछ जो रॉक होती है जल्दी टूट जाती है, कुछ स्ट्रॉन्ग रहती है, ग्रेनाइट टाइप। एस्पेक्ट बताता है कि वह विंड रेन कितना प्रोन है, वेदरिंग क्या चल रही है वहाँ पे। टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे कुछ जगह हम देखते हैं डायरनल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, रात में कम हो गया। सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर से चट्टानें टूटने लग जाती है। क्लाइमेट एंड वेदर होता है, ट्रॉपिकल एरिया में बहुत बारिश हो रही है, प्रेसिपिटेशन है, सनलाइट है, तो यहाँ वेदरिंग ज़्यादा होगी। जहाँ सनलाइट इतनी नहीं है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, वहाँ वेदरिंग कम होती है। वाटर एक और फैक्टर होता है, वाटर जो फोर्स होता है उससे वेदरिंग होती है, टूट फूट होती है वाटर के फोर्स से। ऑर्गेनिज्म होते हैं, कई बार पीपल का पेड़ लग जाता है और चट्टानें टूटने लग जाती है, या फिर कुछ एनिमल्स लाइक स्क्विरल हुआ, ये सब भी अर्थवर्म हुआ एट टाइम्स, ये सब भी वेदरिंग में हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ वेदरिंग केमिकल हो सकती है, फिजिकल मैकेनिकल हो सकती है, बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। इरोजन क्या होता है? अब जो वेदर्ड पार्टिकल हुआ, टूट फूट हुआ, वो कैरी करके कहीं और विंड या एयर लेके जाएगी या फिर वाटर, उसको बोलते हैं इरोजन। इरोजन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आएगी डिपोजिशन। इरोजन क्या होता है? जो वहाँ से कोई चीज़ टूट फूट हो गया, मिट्टी निकल के किसी दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रही है, दैट इज इरोजन। एब्रेजन और कोरोजन हो सकता है, इसका मतलब है जैसे सैंड है, पेबल्स है, रॉक्स के, है ना, ये डिग्रेड हुए, फ्रिक्शन हुआ, घर्षण हुआ यहाँ पे, और उससे वो चीज़ टूट के अलग होके बह के चली गई पानी के साथ या फिर हवा में उड़ के चली गई, एब्रेशन और कोरोजन। एट्रिशन क्या होता है? पार्टिकल्स जैसे पानी में बह रहे हैं, वो आपस में टकराएंगे, रिड्यूस हो जाएगा, फ्रिक्शन हो रहा है, तो वो एट्रिशन होता है, छोटे छोटे हो जाते हैं टूट के। कोरोजन मतलब होता है जैसे सॉल्युबल रॉक्स, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, पानी आ गया तो वहाँ पे वो उसका केमिकल चेंज होगा और वो प्रोसेस होगा कोरोजन, कोरोड हो गया है वो। एक्शन ऑफ वाटर, वाटर के कारण। हाइड्रोलिक एक्शन क्या होता है? फोर्स आ जाता है यहाँ पे, तो यहाँ वाटर का एक्शन मोर अबाउट दिस पोलैरिटी ऑफ वाटर था। हाइड्रोलिक में फोर्स आता है, फोर्स ऑफ वाटर, पानी बहुत तेजी से हिट कर रहा है तो वो हाइड्रोलिक एक्शन हुआ। वाटर प्रेशर आ जाता है, ये मेनली सी वेव्स होता है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो ज़मीन टूटने लग जाती है, वाटर प्रेशर। प्लकिंग मतलब होता है जैसे घास को ऐसे उखाड़ रहे हैं हम, प्लकिंग। ग्लेशियर बहते हैं, ग्लेशियर्स बड़े हैवी होते हैं, तो जो ज़मीन है, सतह जिस पे ग्लेशियर बह के जा रहा है, वो उधर प्लकिंग करता हुआ जाता है, ऐसे प्लकिंग करता है। रॉक्स वगैरह जो वीक होती है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। डिफ्लेशन मतलब विंड के थ्रू होता है, ऐसे गड्ढा बन जाता है, डिफ्लेशन, पानी यहाँ से ज़मीन से उठा के दूसरी जगह पहुँचा दिया, डिफ्लेशन। इरोजन अगेन एप्लीकेशन काइनेटिक एनर्जी, सरफेस पे हो रहा है। ग्राउंड वाटर एंड वेव इरोजन हो रहा है। अब ये जो इरोजन हो रहा है, जो भी मिट्टी बहा के ले गए, वहाँ वहाँ कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होगी, वो डिपोजिशन होता है यहाँ, इरोजनल एजेंट्स। जैसे रिवर्स में भी हमने पढ़ा, यूथ होता है, मैच्योर होता है और ओल्ड होता है। यूथ जो होता है ये प्राइमरली यहाँ पर बहुत सारा फोर्स होता है रिवर का, मैच्योर होता है, ये नॉर्मल बहता है। अब जब ओल्ड स्टेज आती है तो डिपोजिशनल एक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे गंगा का देखो, वेस्ट बंगाल आते आते गंगा बहुत वाइड हो रही है और बहुत ज़्यादा फ्लो भी नहीं रह रहा है, और दिस डिपोजिशन ज़्यादा हो रहा है, और जो सुंदरबन डेल्टा है वो भी ऐसे ही बना है।
तो इरोजन से डिग्रेड हुआ, देन डिपोजिशन से वो कहीं डिपॉजिट हो जाएगा. सो दिस इज द वे इट वर्क्स. अब तीन बड़े इंपॉर्टेंट मूवमेंट है हिस्ट्री में. एक तो एनसीएम, दूसरा 10 साल बाद करीब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर 10 साल बाद करीब क्विट इंडिया मूवमेंट. इनका स्केल धीरे धीरे बढ़ रहा है. पहले हम बोल रहे हैं हम कोऑपरेट नहीं करेंगे आपके साथ, दूसरा बोल रहा है कि हम डिसोबीडियंस करेंगे, अवज्ञा करेंगे आपकी, तीसरे स्टेप पे बोल रहे हैं अब बहुत हो गया, आप ब्रिटिशर्स यहाँ से जाओ, क्विट इंडिया मूवमेंट. तो इस तरीके से स्केल बढ़ता है एनसीएम, सीडीएम, क्यूआईएम. हमने 1905 पढ़ लिया, बंगाल पार्टीशन, फिर सेल्फ रूल, होम रूल मूवमेंट और 1910 की सारी इवेंट्स हो गई. अब हम आ गए 1920 में. अगले 10 दिन में हम यहाँ पहुँच जाएंगे, देश आज़ाद हो जाएगा. तो 1920 की इवेंट है ये एनसीएम. एनसीएम प्राइमरली दो रीजंस थे, खिलाफत इशू और पंजाब रॉन्ग, जलियांवाला और खिलाफत में खलीफा टर्की. सो इससे क्या हुआ, इंडिया में ये सेंटिमेंट्स आए कि हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक सेशन लाना पड़ेगा. बट कुछ लीडर्स ने कहा इसकी क्या ज़रूरत है, बिकॉज बहुत सारे इसके फैक्टर्स थे वो सब कंसेंसस में नहीं थे. जैसे लाला लाजपत राय साहब ने बोला एजुकेशन बॉयकॉट करना क्या ज़रूरी है, सी आर दास साहब ने कहा लेजिस्लेचर बॉयकॉट करना क्या ज़रूरी है, मालवीय एंड जिन्ना अपोज द गोल ऑफ स्वराज. सो ये अपोजिशन भी हुआ. कांग्रेस ने नागपुर सेशन में बोला कि हम नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन लाएंगे. नागपुर सेशन हिस्टोरिक था, अमेंडमेंट्स हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस में. अब जो गोल है वो ये हो गया है, सेल्फ गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स. तो अब डायरेक्शन चेंज हो रही है, अब स्वराज चाहिए हमें पीसफुल एंड लेजिटिमेट तरीके से, स्वराज. सेकेंड, रिवॉल्यूशनरीज अब वापस कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में आ गए, तो अब स्ट्रांग हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे अगेन इंडिया स्वराज की अब डिमांड आएगी. तो बाकी वर्किंग कमेटी बनती है, हर जगह स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं. एक्चुअली गांधी जी के आते ही एक चीज़ अच्छी हो गई, गांधी जी बिलीव इन मास पब्लिक. पब्लिक बहुत सारे लोग होने चाहिए और एक फोर्स बने, बहुत सारे लोगों की ताकत एक साथ मिलके. ये गांधी जी इसमें बड़े अच्छे थे. तो अब से जो होगा ना, पहले क्या था, इलीट था कि कुछ गिनती के बड़े बड़े लोग हैं वही फ्रीडम स्ट्रगल करा रहे. अब ये होगा कि हर हर जगह, हर गली, हर शहर में हमें एक फ्रीडम फाइटर चाहिए. इस तरीके की बात हुई. प्रोग्राम ऑफ एनसीएम था कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव भी. विजयवाड़ा में एआईसीसी की मीटिंग भी हुआ. तिलक साहब के लिए 1 करोड़ रुपए का मेमोरियल में, आपके मेमोरियल के लिए एक स्वराज्य फंड भी हुआ. 20 लाख चरखा भी हुआ, बिकॉज स्वराज्य इंडियन हाउस होल्ड करना है. ग्रोथ एंड स्प्रेड बहुत अच्छा हुआ एनसीएम का. मास पब्लिक में स्कूल, स्टूडेंट सब आने लग गए. इस टाइम पे भगत सिंह जी और ये सब काफ़ी इंस्पायर्ड हुए थे इस मूवमेंट से. काशी विद्यापीठ स्टार्ट हुआ, गुजरात विद्यापीठ स्टार्ट हुआ, जामिया मिलिया इस्लामिया हुआ. द आइडियाज़, हमें अपनी खुद की एजुकेशन सिस्टम चाहिए, तो ये अकोमोडेट करने लग गए मैनी स्टूडेंट्स. देन सी आर दास, नेहरू जी, जयकर साहब, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचार्य, देन प्रकाशम, असफ अली. आपने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दिया कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, और इस तरीके से ये मूवमेंट बढ़ा. एका मूवमेंट हुआ, मदारी पासी अंडर लीडर एका मूवमेंट. ये किसका था, पीजेंट का था, किसान आउटबर्स्ट. फिर बिजोलिया मूवमेंट हुआ, ये भील मूवमेंट और मेवाड़ में था, बिजोलिया मेवाड़ में है. देन भील मूवमेंट हुआ यहाँ पे. फिर सिविल डिसोबीडियंस और स्टार्ट हुआ. फिर कांग्रेस वॉलंटियर भी आए. तो द पॉइंट इज, चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही थी, बट गांधी जी को ये भी पता था मास मूवमेंट में बहुत टाइम तक सस्टेन करना डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज फटीग होने लग जाता है लोगों में बहुत टाइम तक. प्लस बहुत जल्दी इसमें रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे थे जैसा एक्सपेक्टेशंस थी. तो गांधी जी सोच ही रहे थे कि किस तरीके से आगे बढ़ाए, और फिर हुआ ये चौरी चौरा केस जिसमें वायलेंस हुआ. तो गांधी जी ने कहा कि अभी हम रेडी नहीं है दिस मूवमेंट के लिए, स्वराज्य को हम समझ नहीं पा रहे, नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह को समझ नहीं पा रहे, वायलेंस की जगह नहीं है. तो उन्होंने इस एनसीएम को विड्रॉ कर लिया. तो फिर बारदोली रिजोल्यूशन आया, तो अब गांधी जी ने ऐसे विड्रॉ कर लिया तो सब बड़े शॉक हो गए. और सुभाष चंद्र बोस जी भी, नेशनल कैलेमिटी, ये भी उस टाइम पे यंगस्टर्स थे सारे, तो ये यंगस्टर्स बड़े डिसअपॉइंट हो गए. भगत सिंह जी भी डिसअपॉइंट हो गए, सुभाष चंद्र बोस भी कि कैसे अचानक से मूवमेंट आपने स्टॉप कर दिया. सो ये स्टोरी रही एनसीएम की. अब एनसीएम में ये मूवमेंट स्टॉप किया तो 1920 में बहुत सारी इवेंट्स होगी. मार्क माय वर्ड्स, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, 1905 से 1947 क्वेश्चंस आने चाहिए यहाँ पे. तो इसको हम आगे की क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये होता है कि आपके पॉकेट में, वॉलेट में कितना पैसा है और इस पैसे से आप कितनी सारी चीज़ें इंपोर्ट करा सकते हो.
जैसे श्रीलंका की वॉलेट में पैसे ख़त्म हो गए तो वो इंपोर्ट ही नहीं करा पा रहा था। 1991 में हमारे यहाँ भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, पैसे ही नहीं बचे थे हमारे पास। तो ये होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व्स, कि हमारे सेंट्रल बैंक में कितनी फॉरेन करेंसीज के रिजर्व्स एसेट्स रखे हुए हैं। तो मोस्टली इसमें फॉरेन करेंसीज ही होती है। इसके अलावा ट्रेजरी बिल, बॉन्ड्स, गोल्ड रिजर्व, एसडीआर, आईएमएफ का ये भी होता है। तो ये फॉरेक्स के रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज के हमारे सेंट्रल बैंक के पास इतनी करेंसी रखी हुई है। यूजुअली यूएस डॉलर इंपॉर्टेंट होता है इंटरनेशनल सेटलमेंट में। इसके अलावा यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन और चाइनीज युआन ये भी इंक्लूडेड है दिस एक्सचेंज में। वाइटल होता है, कुछ बुलाना है, आपके वॉलेट में पैसा है, आप कुछ भी खरीद सकते हो। तो सेम इज़ लाइक दैट, फॉरेक्स रिजर्व यही है हमारा। अभी हाल ही में फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी बढ़ा है हमारा। इसके रीज़न ये है कि एफडीआई और एफपीआई काफ़ी आया। आउटफ्लो मतलब खर्चे थोड़े कम हो गए, कोविड-19 ने सबको लॉकडाउन कर दिया तो हमारे खर्चे बंद हो गए, तो हमारा पैसा वॉलेट पे ज़्यादा बचने लग गया, इसलिए फॉरेक्स अभी अच्छा चल रहा है हमारा। बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी सरप्लस हो गया क्योंकि कुछ खरीद ही नहीं रहते हम। देन रेमिटांस बढ़ गया डायस्पोरा का 80 बिलियन, इंडिया नंबर 1 है व्हेन इट कम्स टू रेमिटांस। लिक्विडिटी इंजेक्शन भी हुआ यूएसए से। तो टोटलिटी में इंडियन फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी अच्छा यहाँ पे हो है। अभी आज की डेट में कितना है, कुछ 600 प्लस बिलियन डॉलर है। एग्जैक्टली कितना है, टेल इंडियन फॉरेक्स रिजर्व। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, ये वो होते हैं जो बैंक ने लोन दिया बट लोन वापस भी नहीं आ रहा है, उसका इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है, तो वो नॉन परफॉर्मिंग हो गए। तो अगर 90 दिन तक ओवर ड्यू हो रहा है तो उसको बोलते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट, स्पेशल मेंशन अकाउंट। देन लोन जो है वो 90 दिन के बाद भी नहीं आ रहा, प्रिंसिपल भी नहीं आ रहा, इंटरेस्ट पेमेंट भी नहीं आ रहा, तो फिर बैंक्स जो होते हैं उसको क्लासिफाई करने लग जाते हैं सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट्स में। तो 90 दिन तक नहीं आया पैसा, इंटरेस्ट, तो वो हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये हो सकता है सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। अगर सब स्टैंडर्ड ये होगा 12 महीने तक पैसे नहीं आ रहे हैं तो सब स्टैंडर्ड। डाउटफुल मतलब तो साल भर हो गया अभी भी पैसे नहीं आ रहे, तो अब डाउट होने लग गया बैंक को ये वापस आएगा भी या नहीं, तो वो डाउटफुल एसेट्स। देन लॉस एसेट ये होता है कि अब वो अनकलेक्टेबल है, अब तो वो गया, सो कॉन्टिन्यूस बैंकेबल एसेट नॉट वारंटेड है, वो लॉस एसेट कहलाता है। ओके, तो आज हमने पढ़ा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स टाइप्स, फॉरेन एक्सचेंज, इसका लेटेस्ट नंबर बताइए कितना है फॉरेक्स। एनसीएम के बारे में हमने जाना, नॉन कोऑपरेटिव कोऑपरेशन मूवमेंट। एरोजन क्या होता है, वेदरिंग क्या होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, लोकसभा, राज्यसभा एंड सर्टेन फैक्ट्स। ओके, so thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.